हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाला है? अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, अब क्या होता है भाई एग्रीगेट डिमांड, मतलब समझ लेते हैं और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Aggregate demand refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ दो तीन चीजें हम समझ लें। पहले तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइंड करो। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था भाई ये पर्टिकुलर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वाला कंसेप्ट? तो ये हमने पढ़ा था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। उसमें हमने दो काइंड्स ऑफ गुड्स देखे थे, एक क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होते हैं हमारे फाइनल गुड्स, राइट। तो हम जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं अपनी कैलकुलेशन में। ओके, जब आप एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करोगे, ओके, तो एग्रीगेट डिमांड में आपको किस चीज की वैल्यू लेनी है? तब भी आपको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेनी है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, इस चीज को अच्छे से याद रखो, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फिर उसके बाद में which all the sectors। अब सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो फिर से बस वापस वहीं चलो अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। क्या पर्टिकुलर सेक्टर्स पढ़े थे हमने? 4 सेक्टर्स पढ़े थे, राइट। हमने अगर आप लोगों को याद होगा कि वो जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ी थी, उसमें हमने 4 सेक्टर इकोनॉमी तक पढ़ी थी, राइट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो वो जो 4 सेक्टर है वही हमारे इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ओके, तो वो कौन कौन से हैं उन्हें रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि कौन कौन से हैं। वो होते हैं हमारे हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड, कुछ भी बोल सकते हो, सब अपने अपने श्रद्धा भक्ति के हिसाब से जिसे जो पसंद है वो बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 4 सेक्टर्स थे। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी हमारे जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो कि ऑल सेक्टर्स, ये जो ऑल सेक्टर्स हैं, ये चारों सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग। अब यहाँ पर भी ये वर्ड भी ध्यान रखना कि प्लानिंग। हम एक्चुअल नहीं बता रहे हैं कि कितना बाय कर लिया है, हम क्या बता रहे हैं? प्लानिंग टू बाय। ओके, तो ये प्लानिंग याद रखना, इसे भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा। सो प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। ओके, कौन से अकाउंट, कितना पीरियड कितना है? तो 1 अकाउंटिंग ईयर है, मतलब कि पूरा एक साल में कितना प्लान किया है किसी ने भी कुछ भी बाय करने के लिए, वो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, किसी ने भी इन द सेंस इन चारों सेक्टर्स ने एक साथ में कितनी प्लानिंग की है कि इस ईयर में इतना इतना हमें बाय करना है। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट है बहुत ही इजी और सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें बस आपको 2-4 जो टर्म्स है वो ध्यान रखने। एक तो हो गया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर उसके बाद में आया ऑल दी सेक्टर्स, फिर आता है हमारा प्लानिंग एंड बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। अब आगे का तो आप याद रख ही लोगे, इतना तो मुझे भी भरोसा है आप लोगों के ऊपर, लेकिन ये 3 टर्म्स जो हैं ये बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, so AD is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period। Now सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अगर मैं डिमांड कर रही हूँ किसी चीज़ की, ओके, मैंने मान लो डिमांड की है चॉकलेट की, जो कि कितनी, उसकी वर्थ कितनी है? तो वो है 20 रुपीज़ की। ठीक है, अब अगर मैं डिमांड कर रही हूँ, इसका मतलब कि मैं इसे बाय भी करूँगी, है ना। मैं अगर प्लान कर रही हूँ कि मुझे ये खरीदना है और मैं इसे खरीद रही हूँ, तो
तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 20 रुपीज का, राइट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी जो डिमांड है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है मेरे एक्सपेंडिचर के, राइट। क्योंकि मैंने डिमांड किया था ये 20 रुपीज की चॉकलेट और मेरा एक्सपेंस भी कितना आ रहा है, 20 रुपीज आ रहा है, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडी जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, राइट। जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है उसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। सो एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर्स, अब यहाँ पर भी हमने ऑल सेक्टर्स लिख दो या डिफरेंट सेक्टर्स लिख दो, एक ही बात है। सो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, आर विलिंग टू इनकर। देखो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो उस चीज को उस एक्सपेंडिचर को इनकर करने के लिए चाह रहे हैं, ठीक है। उनकी विलिंगनेस है ये कि वो इस एक्सपेंडिचर को इनकर करे। एंड यहाँ पर भी क्या आई थी, प्लानिंग आई थी। तो एग्रीगेट डिमांड में भी हम प्लान करते हैं कि हमें ये बाय करना है, और एक्सपेंडिचर में भी हम क्या बोल रहे हैं, विलिंग टू इनकर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, हम ये बोल देंगे कि एडी एंड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन्स दी सेम। एग्रीगेट डिमांड को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। तो अब मैं जब भी एडी बोलूं तो उसका मतलब आप लोग समझ जाना है कि मैम किसके रेफरेंस में बोल रही है, एग्रीगेट डिमांड के रेफरेंस में बोल रही है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ओके। क्या क्या वर्ड्स हमें ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड प्लानिंग टू बाय, ओके। सो आई होप कि इतने जो ये 3 पॉइंट्स थे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, कोई भी इनमें डाउट्स नहीं होगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें बोला गया कि प्लानिंग टू बाय, राइट। तो इसलिए जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड सेम है, तो हम इंटरचेंजेबली उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। मैंने प्लान किया है कि मुझे 20 रुपीज की चॉकलेट परचेज करनी है, तो ये हुआ मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की ये मैंने प्लान किया, लेकिन एक्चुअल में मैंने 30 रुपीज की चॉकलेट खा ली, ओके। तो ये जो है इसे हम अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज ये क्या है, ये है हमारा एक्चुअल। हमें सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ही लेना होता है, या फिर उस जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है उसका मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर ही होता है, ओके। एडी इज अ फ्लो कंसेप्ट। एडी क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट क्यों है, कैसे है, किस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए, राइट। पूरा एक जो अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आई होप कि आप लोगों को इतना तो पता ही है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स पढ़ चुके हो, तो ये अकाउंटिंग ईयर तो आप लोगों को पता ही होगा कि अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक अकाउंटिंग ईयर के लिए मेजर किया जाता है। अब एक ईयर मतलब कि ये क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट। ये एक दिन या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर में जो हमारा एडी है उसे हम क्या बोलेंगे कि ये है फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। So AD is a flow concept as it is generally measured for a period of 1 accounting year. Okay? So I hope कि aggregate demand का जो concept है, जो मतलब है, वो आप लोगों को अच्छे से clear होगा। अब देखते हैं हम कुछ components अपनी aggregate demand के। तो देखो components क्या होंगे students, हमें पता है कि aggregate demand क्या होता है। aggregate demand हमें बताता है एक planned demand सारे goods and services की, जो कि सारे सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी, राइट। जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे
कंपोनेंट्स बन जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, देन कम्स फर्म्स, देन कम्स गवर्नमेंट सेक्टर, और फिर क्या आता है? फिर आता है हमारा फॉरेन सेक्टर, ठीक है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो 4 सेक्टर्स है ये किसके अंडर आने वाला है? हमारे इन कंपोनेंट्स के अंडर आने वाला है। ओके, अब इनका जो मीनिंग है वो भी सेम ही रहेगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था वही, बस हर एक चीज को डिमांड के कंसेप्ट से हमें देखना है कि कितनी डिमांड हो रही है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है दैट इज प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी लगा दे रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि डिमांड और एक्सपेंडिचर जो होती है वो सेम ही है, राइट। सो प्राइवेट और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे डिनोट कैसे करेंगे? तो इसे डिनोट करेंगे हम सी से। ये इसका जो डिनोशन है वो ध्यान रख लो भाई, जो हमारी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे हम सी से डिनोट करने वाले हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बिल्कुल ही सिंपल सा मतलब है कि जो आपका प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया कि हाउस होल्ड्स कितना प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, कितने एक्सपेंसेस इनकर करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो हो जाता है हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाउस होल्ड्स कौन होते हैं? तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हाउस होल्ड क्या होते हैं, फर्म्स क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है और फॉरेन सेक्टर क्या होता है। कब? अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। तो अगर आपको वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये क्या होते हैं। एक रिवीजन के लिए मैं बता देती हूँ क्या होते हैं। हाउस होल्ड्स वो लोग हैं जो कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउस होल्ड क्या कौन होते हैं। ओके, फिर आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। जो आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? वो इन्फ्लुएंस हो रहा है डिस्पोजेबल इनकम से। नाउ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने से पहले एक क्या समझे हम कि जब हमारा ये तो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। आप एक्सपेंडिचर कब इनकर कर सकते हो? जब आपके पास में इनकम होगी, जब आपके पास में मनी होगा, राइट। तो जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। जैसे कि मान लो कि पहले आपकी इनकम थी 5000 रुपीज, ओके, इसमें से 500 रुपीज का टैक्स पे कर दिया तो बची कितनी? बची हमारे पास में 4500। अब ये जो 4500 है सिर्फ ये बची है हमारे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो मतलब हम एक्सपेंडिचर जो है वो 4500 का ही कर सकते हैं। अब इनकम जो है वो क्या हो गई? वो हो गई इंक्रीज। इनकम कितनी हो गई? इनकम हो गई हमारी 8000 रुपीज। मान लो इस पर जो टैक्स लगा है वो लगा है कुछ 800 रुपीज का टैक्स आपको पे करना पड़ा हो, तो अब आपकी जो बची हुई इनकम है आफ्टर पेइंग टैक्सेस वो कितनी है? 7200। ओके, अब जैसे कि 4500 पूरे हमने एक्सपेंडिचर के लिए रख लिए थे, वैसे ही समझ लो कि 7200 भी हम पूरा जो है एक्सपेंसेस के लिए ही रख रहे हैं। तो अब मेरे पास में एक्सपेंडिचर कितने का कर सकती हूँ मैं? 7200 का, राइट। तो देखो सिंपल सा समझ में आया कि यहाँ पर जो इनकम है वो इंक्रीज हुई तो जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ओके, तो देखो सिंपल सी चीज है। अब डिस्पोजेबल इनकम की बात आती है। 5000 मेरी इनकम थी, उसमें से मैंने अपने सारे मिसलिनियस और टैक्सेस पे कर दिए तो बचे कितने? 4500। तो अब 4500 को मैं स्पेंड कर सकती हूँ। ये जो एक्सपेंडिचर है वो आपके एक्चुअल इनकम पे हो रहा है या आपके डिस्पोजेबल इनकम पे कर रहे हो आप? आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे, राइट। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जब भी मेरी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी मेरी क्या इंक्रीज हो जाएगी? एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगी। मैं इस एक्चुअल इनकम को नहीं और अगर डिस्पोजेबल इनकम को लूंगी तो भी मेरा जो कैलकुलेशन है या जो मैं बोलना चाहती हूँ वो सही होगा, एंड ऑब्वियसली सही होगा बिकॉज एक्सपेंसेस जो है वो डिस्पोजेबल इनकम पे ही किए जाते हैं, आपकी एक्चुअल इनकम पे नहीं किए जाते। ओके, सो इसलिए हम बोलेंगे कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किससे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है? बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ओके, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर है हमारा प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाला कंपोनेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट करता कौन है, तो इन्वेस्टमेंट करती है फर्म्स, राइट। फर्म्स क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनका फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ओके। सो फर्म्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो जो फर्म्स का एक्सपेंडिचर हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब अगर देखो वो तो रॉ मटेरियल्स भी अगर परचेज करेगी तो वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है कि रॉ मटेरियल्स उन्होंने परचेज किए, उनमें प्रोसेसिंग करेगी, उसे सेल करेगी, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया रॉ मटेरियल्स पे, है ना। तो जो आपकी फर्म्स है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करते, वो करती हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर, ओके। सो इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना कि कैपिटल गुड्स पर ही इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि कैपिटल गुड्स के लिए जितना भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हो वो कहाँ आएगा, वो आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर, ओके। सो इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल दी प्राइवेट फर्म्स। प्राइवेट फर्म्स क्यों बोला हमने, बिकॉज हमें इस पर्टिकुलर में गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड नहीं करना है, ओके। इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि प्राइवेट फर्म्स, वो जो फर्म्स के आगे प्राइवेट लिखा वो स्पेसिफिकली इसलिए लिखा ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सके कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ओके। इट इंक्लूड्स addition to the stock of physical capital assets such as machinery, equipment, buildings etc and change in inventory, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप देखोगे इन्वेस्टमेंट वो किस पर होगा भाई, वो होगा आपके कैपिटल गुड्स पर, ओके। कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स अलग अलग होते हैं, एंड आई होप कि कैपिटल गुड्स का मतलब आप लोगों को पता है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो कि आपके फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं आपको, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ओके। सो जो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कैपिटल गुड्स ही ध्यान रखना है हमें, ओके। इट इज अज्यूम्ड इन आवर स्टडी दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस, दैट इज इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम। अब इस पॉइंट को अगर हम छोड़ें और अगर हम रियलिटी की बात करें, तो जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी चीज है आप आपका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर सकते हो, राइट। जब इनकम कम है तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, जब इनकम ज्यादा हो गई तो इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट रहता है ये कांस्टेंट रहेगा, ऑटोनॉमस रहेगा, ठीक है। इसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज नहीं होता विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रहेगा, ओके। तो इस चीज को आपको अज्यूम करना है, इसे एज इट इज समझ लो, हमेशा के लिए समझ लो, ये मतलब पूरे चैप्टर के लिए समझ लो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने ये अजम्पशन लिया है, ठीक है। यहाँ पर और कोई भी लॉजिक नहीं है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्यों सेम है या क्यों कांस्टेंट है, ओके। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आप डिनोट कैसे करोगे, आई से डिनोट करने वाले हो, ओके। तो अब ये दो चीजें याद हो गई आपको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से हमने डिनोट किया एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने आई से डिनोट किया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसे किससे डिनोट किया, जी से डिनोट किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो जितने भी एक्सपेंसेस इनकर कर रही है वो आएंगे इसके अंदर, है ना, बिल्कुल सही, वही आएंगे। सो इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट on consumer goods and capital goods to satisfy the common needs of the economy। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों ले रहे हैं, ओके। कैपिटल गुड्स में देखो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड बना दी, रेलवेज बना दिए, ये कैपिटल ही है ना। तो जो आपका कैपिटल गुड्स है वो गवर्नमेंट की आई से क्या है वो मैंने बताया,
कंज्यूमर गुड्स का जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंजम्पशन भी तो करती है, वो खुद के लिए भी तो गुड्स खरीदेंगी, तो वो जो गुड्स को परचेज कर रही है या फिर इकोनॉमी जो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए अगर कोई गुड्स को परचेज कर रही है तो वो हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों में जो भी जितना भी परचेजिंग करेगी या प्लान कर रही है सॉरी परचेज करने का, एक्सपेंसेस करने का, इनकर करने का, ये सारी चीजें जो हैं ये इंक्लूड होगी हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। अब आप लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट फर्म्स को क्यों लिया था, बिकॉज जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम दोनों काइंड ऑफ गुड ले रहे हैं, कंज्यूमर भी और जो हमारे कैपिटल है वो भी। ठीक है, इसलिए उस पर्टिकुलर प्लेस पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने हमारी जो गवर्नमेंट है उन्हें इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो आई होप कि ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या मतलब आया। गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब वो कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन कर रही है या कंज्यूमर गुड्स पर जब वो एक्सपेंसेस इनकर कर रही है तो वो क्या आ गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब वो कैपिटल गुड्स पर जो है हमारा कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, इन्वेस्टमेंट ही कर रही है गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंसेस करके, तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, दैट इज जो दोनों काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स थे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, वो दोनों हमारी गवर्नमेंट इनकर करती है। ओके, इट इज इनकर टू मीट पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एक्सेट्रा। सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए काम कर रही है, वो जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए काम कर रही है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो जो उनके वेलफेयर के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इनकर कर रही है हमारी गवर्नमेंट। ओके, सो इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। ये हो गए हमारे क्या, कैपिटल गुड्स, या फिर कंज्यूमर गुड्स भी हम ले लेंगे बिकॉज यहाँ पर दोनों हमारी क्या है, दोनों काइंड्स ऑफ हमारे एक्सपेंडिचर इनकट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एंड दी लास्ट वाला जो कंपोनेंट है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, ये चीज हमने पढ़ी थी, मतलब ये भी हमने पढ़ा था अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। ये जो चारों कंपोनेंट्स है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हम आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये रिवीजन ही हो रहा होगा, आप लोग इसे फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत पढ़ो, पहले जाके जो पूरा हमारा इसके पहले के जो 3 चैप्टर है वो कंप्लीट करो और फिर उसके बाद में आके ये पढ़ना। ओके, सीक्वेंस में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लग गए, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एक पूरा सीक्वेंस मेंटेन करके। ओके, फिर जो नेट एक्सपोर्ट्स आता है उसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कितने गुड्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप आपकी कंट्री से बाहर कितने गुड्स भेज रहे हो, उसमें से क्या माइनस करना है, इंपोर्ट। कितने गुड्स आप आपकी कंट्री में खरीद रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। So exports indicate demand for goods produced within the domestic territory of a country by rest of the world. And imports क्या है, imports refer to the demand of residents of the country for goods that have been produced abroad. ठीक है, आई होप कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो एक्सपोर्ट है वो क्या है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स बनाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनकी बाहर कितनी डिमांड है, और इंपोर्ट क्या हो गया कि बाहर के गुड्स की कंट्री में कितनी डिमांड है। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो हमने अपने 4 कंपोनेंट्स पढ़े और इन्हीं 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बनता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड बनता है। ठीक है, सो द कंपोनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एडी आर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, एंड नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम। इन चारों को मिलाकर क्या बन रहा है, एडी बन रहा है। तो मैं एडी की जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो कुछ ये लिख सकती हूँ, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके,
सो आई होप कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देख तो लिया कि ये चार हमारे क्या है, ये चार है हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर आप लोगों से कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, ये क्वेश्चन आए कि आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बताना है, तो आप इन चारों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना, ठीक है। लेकिन जब हम आगे अभी फर्दर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर के बेसिस पर, दैट इज वो कौन कौन से हैं, C+I, ओके। बट वो आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो बताइएगा कि ये सिर्फ हम दो सेक्टर्स को ले रहे हैं। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बताओ, तो ये चारों बताना, ठीक है। सिर्फ दो बता के मत आना, आपको फुल आंसर नहीं, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये जो मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि क्या मतलब होता है, उनके कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, ओके। नाउ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ी अपनी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, बस वही इकोनॉमी यहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड के बेसिस पे देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है टू सेक्टर इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर मॉडल में, ओके। आई होप कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक था ये अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।